जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना कि ईश्वर सबको स्वस्थ रखें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस में क्या डिफरेंस है। एमॉर्फस के एग्जाम्पल, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेकर आगे बढ़ेंगे, इसको पकड़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। पूरा चैप्टर क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन, यानी उसको हम कितने क्लास में डिवाइड कर सकते हैं और किस बेस पर, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स particle and binding force between them, crystalline solid are classified into four types। तीन वर्ड पकड़िए इसमें। क्या क्या? नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बाइंडिंग फोर्स ऑफ देम और फोर टाइप्स। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के नेचर और उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर हम चार क्लास में डिवाइड करते हैं। वो चार क्लास क्या है, ब्रीफ में सुन लेते हैं। आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। वन बाय वन इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आयनिक सॉलिड क्या है? आयनिक सॉलिड बहुत पहले से पढ़ते हैं, बस जो आप जानते हैं सफिशिएंट जानते हैं। फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लें। सॉलिड स्टेट में हम इसको क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे का कारण जान लेते हैं, बस ये हमारा काम बन जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट यानी जो आयनिक सॉलिड बने होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? आयंस होते हैं, सब जानते हैं। और आयंस कितने प्रकार के होते हैं? पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कैटायन, निगेटिव आयन को एनायन। कैटायन क्यों कहते हैं? कैथोड की ओर माइग्रेट करते हैं। एनायन क्यों कहते हैं? एनोड की ओर माइग्रेट करते हैं, इसलिए कहते हैं। अब इसके बाइंडिंग फोर्स क्या होते हैं? यानी आयनिक सॉलिड होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन होंगे, तो आयन होंगे तो उनको कौन बाइंड करेगा? तो जाहिर सी बात है, तो आयन्स के बीच आयनिक बॉन्ड बनेंगे। आयनिक बॉन्ड को और किस नाम से जान सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज है दोनों के ऊपर, एक के ऊपर पॉजिटिव है, एक के ऊपर निगेटिव है, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप बहुत सारे एग्जाम्पल जानते हैं। नमक तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपकी जुबान पर है और मेरी जुबान पर भी है। NaCl, KCl, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। और कैसे बनते हैं आप क्लास 11th में देख चुके हैं। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है आयनिक सॉलिड की, इसे भी आप जानते हैं, केवल मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। आयनिक सॉलिड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट है आयनिक सॉलिड आर इलेक्ट्रिक इंसुलेटर in solid state, but in molten or aqueous solution these are conductors of electricity due to free ions। ध्यान दीजिए, इसे भी जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में है तो इंसुलेटर है, और जब मोल्टेन या एक्वस में आ गया तो फ्री आयन इसमें होने का, यानी वो डिसोसिएट हो गया और फ्री आयन दे दिया। फ्री आयन दे दिया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन मोल्टेन या एक्वस सॉल्यूशन। मोल्टेन का मतलब होता है किसी कंपाउंड को हीट देकर उसको पिघला देना, तो उस कंडीशन को हम मोल्टेन स्टेट कहते हैं। आइए अगला पढ़ते हैं। दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड etc। तो जनरली क्या होता है? लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे को तैसा घुलता है। तो आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होते हैं? पोलर होते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट में जल्दी जनरली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जनरली। अब कहेंगे सर कैल्शियम ऑक्साइड, वो भी घुल जाता है पानी में, और वो तो रिएक्शन भी कर जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में, तो आयनिक कंपाउंड पोलर सॉलिड में घुल जाते हैं। अगला अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलर सॉलिड। जी हाँ, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। वो मॉलिक्यूल्स चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो। अब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? तो ये इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीन तरह का होगा। डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी हम तीन तरह का फोर्स देख रहे हैं मॉलिक्यूल के बीच। तो हम मॉलिक्यूलर सॉलिड को तीन क्लास में तो डिवाइड भी कर सकते हैं। अपनी सुविधा के लिए हम लोग या साइंटिस्ट ने सीक्वेंस यानी एक वेल ऑर्डर में अरेंज करके हम लोग को पढ़ने के लिए दिए हैं, जिससे कि हम लोग
हम लोग का अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा रहे, हम कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड को सब कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। किसके आधार पर? नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो पहला है सब क्लास में नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड ही है, लेकिन उसमें कैसा सॉलिड है? नॉन पोलर। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जिस पर चार्ज सेपरेशन नहीं होता। जैसे आपके हैं नोबेल गैसेस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो गए? मॉलिक्यूल हो गए। अच्छा, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर सर हीलियम, नियॉन, आर्गन तो बॉन्ड बनाते नहीं, मॉलिक्यूल बनाते नहीं। तो कुछ लोग जानते भी हैं कि इसका एटॉमिक फॉर्म ही मॉलिक्यूलर फॉर्म कहलाता है, क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप पढ़े होंगे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन में क्या है? मॉलिक्यूल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। तो इनका एटॉमिक फॉर्म ही क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है। तो ये मॉलिक्यूल भी कहलाते हैं। अब मॉलिक्यूल कैसे कहलाते हैं? क्योंकि एटम और एटम क्या होते हैं? इस पास पास रहते हैं, लेकिन इनके बीच एक वीक फोर्स आउट होता है, अट्रैक्शन होता है, न कि केमिकल बॉन्ड। तो उस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम देते हैं क्या? लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? मॉलिक्यूल है। कैसे मॉलिक्यूल? नॉन पोलर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, सब एग्जाम्पल क्या है? किसके हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो सॉलिड कैसे होंगे? सॉफ्ट होंगे। ठीक है। और दूसरा क्या है? अब्सेंस ऑफ आयंस। यदि इनमें चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है तो इनमें आयन बनने की संभावना है? जी नहीं। तो नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होंगे? इंसुलेटर होंगे। नेक्स्ट है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? जब सॉफ्ट सॉलिड है तो जाहिर सी बात है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे। फोर्थ, अच्छा, ये रूम टेम्परेचर पर जनरली किस स्टेट पाए जाएंगे? या तो गैसियस या तो लिक्विड। जैसे आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब या तो गैस है या तो लिक्विड है। अच्छा, एक बात और दिमाग में आपके थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा कि हम जो भी जानते हैं गैस या लिक्विड, जो भी एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर, वो सबका स्टडी हम गैसियस स्टेट में नहीं कर रहे हैं। हम किस स्टेट में स्टडी कर रहे हैं? सॉलिड स्टेट में। तो जो भी गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या लिक्विड में आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड हो या एथेनॉल हो, मेथेनॉल हो, वाटर हो, हम सभी का स्टडी किस स्टेट में आने पर कर रहे हैं? सॉलिड स्टेट में आने पर ही करेंगे। तो एग्जाम्पल जो भी होगा आप उसको किस स्टेट में कंसिडर करेंगे? सॉलिड स्टेट में कंसिडर करके स्टडी करेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट है, तो आपका फोर्थ यानी इसकी प्रॉपर्टीज हो गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगला क्या है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूल में सॉलिड में क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे? पोलर मॉलिक्यूल होंगे, जैसे HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, ग्लूकोज, यूरिया, इथेनॉल, ये सब क्या है? पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड है। अच्छा, इनको कौन सा फोर्स बाइंड करेगा? तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच कौन सा वान डेर वाल्स फोर्स होता है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। ठीक है। तो जैसे HCl है एक मॉलिक्यूल, दूसरा क्या है? HCl है दूसरा मॉलिक्यूल। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। तो इसके का बीच क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या नाम देंगे? डाइपोल डाइपोल। दो पोल है जहाँ पर भी है, पॉजिटिव नेगेटिव, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो आप 11th में इसको ज़्यादा स्टडी किए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो डाइपोल डाइपोल भी क्या है? एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये सॉफ्ट सॉलिड होंगे। क्यों होंगे? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इंसुलेटर होंगे किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों होंगे? एब्सेंस ऑफ फ्री आयन। नेक्स्ट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? लो होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, एक बात और है कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से थोड़ा सा अधिक होगा, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स से क्या हो? थोड़ा स्ट्रांग होता है, थोड़ा सा स्ट्रांग, उसकी कंपेयर में स्ट्रांग। थर्ड है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये देखिए, ध्यान रखिए, हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड को ही क्लासीफाई कर रहे हैं अभी, उसमें कौन सा बॉन्ड है इसके कारण से। तो अगला हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। और हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होता है? आप
बहुत अच्छे तरीके से क्लास 11th में उसके इम्पोर्टेंस भी पढ़े हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड को मैं एक बार ब्रीफ में डिफाइन करना चाहूँगा कि व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, एंड these hydrogen bonded with other electronegative element with a weak bond, this weak bond is known as hydrogen bond। ये कोई अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके साथ क्या बना रहा है, एक वीक बोर्ड्स ऑफ अट्रैक्शन कर बना रहा है, तो ये बॉन्ड ही क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कब हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, हाइड्रोजन एलिमेंट किसके साथ बना हो, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, उनके साथ कोवैलेंट बनाया हो और उसी वही हाइड्रोजन दूसरे के साथ क्या बनाया, वीक बॉन्ड बनाया, उसको हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बात समझ में आ गया होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड का कॉन्स्टिट्यूएंट, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, हाइड्रोजन एलिमेंट कंटेनिंग पोलर मॉलिक्यूल। जी हाँ, पोलर मॉलिक्यूल ही होंगे, लेकिन उसमें हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा। अब बाइंडिंग फोर्स क्या होगा, जाहिर सी बात हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल में वाटर, अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, एथेनॉल, एसिटिक एसिड और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, ये सॉफ्ट सॉलिड होंगे और रूम टेम्परेचर पे ये जनरली लिक्विड या गैसियस स्टेट में होते हैं, तो लिक्विड होंगे तो वोलेटाइल नेचर के होते हैं। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन, यस सही है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से क्या होगा, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा अधिक होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलर्स और नॉन पोलर वाले से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आइए अगला पढ़ते हैं। अगला आपका है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अच्छा, मॉलिक्यूलर सॉलिड में एक एग्जांपल आप याद रखिए कि जो भी आपके पोलर हो, नॉन पोलर हो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सब आपके जितने भी एग्जांपल मैं नहीं लिखा हूँ वो भी आपके आ जाएंगे। जैसे आपके नॉन पोलर वाले में, नॉन पोलर में आपके आयोडीन भी आ जाता है। इसमें नॉन पोलर वाले में आपके इंटेक्स क्वेश्चन में क्या पूछा है, आयोडीन, तो आयोडीन किस में आएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा। ठीक है, तो अगला पढ़ते हैं कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में क्या है, या कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, एटम्स होंगे। वो एटम जनरली मैं बोल रहा हूँ, नॉन मेटल्स होंगे, कुछ जगह पे एक्सेप्शन मेटल भी हो सकते हैं उसमें। और बाइंडिंग फोर्स, जाहिर सी बात है, बाइंडिंग फोर्स कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एलिमेंट कौन कौन, कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। और बनाएंगे क्या, जैसे कार्बन कार्बन मिलकर क्या बना रहा है, एक जाइंट मॉलिक्यूल, ग्रेफाइट, डायमंड, सी मतलब कार्बन, डी डायमंड, जी मतलब ग्रेफाइट, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये सब क्या हैं, ये सब कोवैलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, ये बहुत ही नेटवर्क मतलब जुड़ जुड़ कर एक लंबा एक बिग मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम जाइंट सॉलिड भी बोलते हैं। अच्छा, इनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटिल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही अधिक होगा। इतना अधिक होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, ये अपने मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मे इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। यानी जैसे डायमंड को आपको पिघलाना या ग्रेफाइट को पिघलाना, तो उससे पहले ही वो जल जाएंगे या डिकम्पोज होकर कुछ और बना देंगे। और ये क्या होंगे, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं। क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नो फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ग्रेफाइट क्यों कंडक्टर होते हैं, कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाते हैं और एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और एक कार्बन के तीन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इन्वॉल्व है, चौथा इलेक्ट्रॉन वीक बॉन्ड से पाई बॉन्ड बनाता है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दूसरे कार्बन के साथ वीक पाई बॉन्ड बनाता है, या आप उसको कह सकते हैं इतना वीक होता है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन ही नाम से लिखे हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ रहा होगा। अगला है मेटेलिक सॉलिड। अब मेटेलिक सॉलिड तो आप मेटल के बारे में क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। तो मेटेलिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल में सभी मेटल, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, Ag, etc। बाइंडिंग फोर्स क्या होगा, जाहिर सी बात है, मेटेलिक सॉलिड तो मेटेलिक बॉन्ड होगा, जैसे कोवैलेंट सॉलिड था तो कोवैलेंट बॉन्ड था।
अब फोर्स मेटेलिक बॉन्ड को डिफाइन करना चाहें तो क्या डिफाइन कर सकते हैं? द फोर्स दैट होल्ड्स द मेटल आयंस इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। मेटल्स आयन को जो फोर्स बाइंड करता है उसे मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, मेटल आयन को कर्नेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नेल, CAR, कर्नेल। ठीक है। अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या प्रॉपर्टीज क्या हैं? टॉप कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये हीट के भी कंडक्टर होते हैं। दूसरा है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन दे पॉजेज लस्टर एंड कलर इन सम केसेज। तो इनका लस्टर और कलर का कारण क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर कलर का कारण दूसरा कुछ हो सकता है, जिसे डी ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है दे आर हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल ड्यू टू। अच्छा, ये मेलिएबल और डक्टाइल नेचर के होते हैं। यहाँ कारण जान लीजिए क्यों होते हैं। ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन एक तरह से इतने बिखरे रहते हैं कि इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल में कि उसको हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। यानी मेटल आयन के मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कि हम उसको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसी सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में मेटल आयन क्या होते हैं? तैरते रहते हैं, जैसे बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसलिए बोल दिया जाता है। एक्चुअली में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है वो। तो क्या है? ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेटल आयन कैन चेंज दियर पोजीशन इन क्रिस्टल विदाउट डिस्ट्रॉइंग क्रिस्टल। यानी मेटल आयन अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, लेकिन चार्ज में और इसके क्रिस्टल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि चार्ज बराबर रहेगा और क्रिस्टल का जो ज्योमेट्री रहेगी वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि मोबाइल रहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन, इसलिए वो मेलिएबल डक्टाइल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मेटल आयन अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, लेकिन क्रिस्टल का ज्योमेट्री चेंज नहीं होता। ठीक है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल सॉलिड क्या होंगे? हाई होंगे। लेकिन किसको छोड़कर? मरकरी, जैसे रूम टेम्परेचर पे क्या मरकरी लिक्विड है। जिंक, कैडमियम को छोड़कर इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अदर मेटल से क्या होगा? जनरली कम होता है। तो अब मुझे आशा है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। इस पर आधारित इंटेक्स क्वेश्चन आप करके देखिए कि आपको कितना समझ में आया। तो मुझे जानकर ये अच्छा लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। आगे भी पढ़ते रहिए इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत।